नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का जो चौथा चैप्टर है NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उसके चौथे चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख रहे हैं। इससे ठीक पहले जो हमने वीडियो बनाए हैं उसमें हमने जो क्वेश्चन है वो 18 तक क्वेश्चन देख लिए थे। 18 तक के क्वेश्चंस का हमने सॉल्यूशन देख लिया था। आज हम देखेंगे 18 से आगे के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनके हल। हम पढ़ रहे हैं NCERT जो पाठ्य पुस्तक है उसके चौथे चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स, और उसमें हम आज के इस वीडियो में 18 के बाद वाले 19-20 वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस यहां पर देखेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम 19वां क्वेश्चन यहां पर देख रहे हैं कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कारण देकर बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य हैं। हमारे को कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं A, B और C। हमारे को ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है, ट्रू फॉल्स बताना है। पहला इसका जो पार्ट है वो है वर्तीय गति में किसी कण का नेट त्वरण हमेशा वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर होता है। देखिए दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो सॉल्यूशन है ये असत्य कथन है। क्यों है उसके पीछे आप देखेंगे रीजन कि वर्तीय गति में यदि एक समान वर्तीय गति होती तब इसका जो नेट त्वरण है वो केंद्र के अनुदिश होता। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर इस पहले पार्ट को एक बार फिर से देख लिया है कि ये एक समान वर्तीय गति तो नहीं है। यदि एक समान वर्तीय गति होती तो ये कथन स्टेटमेंट है वो सत्य होता। ये सत्य क्यों नहीं है कि वर्तीय गति के अंदर जो कण का नेट त्वरण है वो हमेशा केंद्र की ओर तभी पॉसिबल है जब जो वर्ताकार पथ पर गति कर रहा कण एक समान चाल से गति करता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि कण एक समान चाल से गति करता है तो उसका जो त्वरण होता है वो केंद्र की ओर होता है। यदि वो त्वरित चाल से चल रहा है, मतलब कि उसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश भी उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो उसका एक स्पर्श रेखीय त्वरण भी होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण भी होता है, और इन दोनों का परिणामी इस डायरेक्शन में होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण की चाल यदि एक समान है तब तो ये स्टेटमेंट सत्य है। बट हमारे को इसका कोई उल्लेख नहीं किया हुआ है कि एक समान चाल से कण है वो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वृत्ताकार पथ पर यदि कोई कण गति कर रहा है तो उसका त्वरण इस तरीके से हो सकता है, स्पर्श रेखीय त्वरण भी होगा, उसका केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय त्वरण होगा तथा उनका परिणामी इस प्रकार से होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो स्टेटमेंट असत्य है। इस गति के लिए वृत्ताकार पथ पर पार्टिकल यदि गति कर रहा है तो उसके लिए ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट तभी सत्य है जब वर्तीय पथ पर गति करने वाला कण एक समान चाल से गति करता हो, तो उसका स्पर्श रेखीय जो त्वरण है वो शून्य हो जाएगा, त्वरण सिर्फ केंद्र की ओर ही होगा। तो ये स्टेटमेंट है वो असत्य है, फॉल्स है। तो ये मैंने फॉल्स बता दिया है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए दोस्तों कि किसी बिंदु पर किसी कण का वेग सदिश सदैव उस बिंदु पर कण के पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। ये कथन है वो सत्य है। कैसे है सत्य? देखिए दोस्तों, यदि कोई कण इस तरीके से गति करता है तो उसका किसी बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर जो वेग है उसकी डायरेक्शन ये होगी, इस बिंदु पर वेग की डायरेक्शन ये होगी, स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग की दिशा होती है। यदि यहां पर इस वृत्ताकार पथ में यदि कोई पार्टिकल गति कर रहा है तो इस बिंदु पर उसके वेग की दिशा ये, इस बिंदु पर वेग की दिशा ये, इस बिंदु पर वेग की दिशा इस तरीके से होगी दोस्तों। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सत्य है कि कोई भी कण यदि गति कर रहा है, किसी भी प्रकार के पथ पर गति करता है, तो वेग सदिश है वो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश ही होता है। स्टेटमेंट सत्य है, सही है। सी पार्ट देखिए दोस्तों कि किसी कण का एक समान वर्तीय गति में एक चक्कर में लिया गया औसत त्वरण सदिश सदैव एक शून्य सदिश होता है। इस स्टेटमेंट को भी समझेंगे दोस्तों। यहां पर जो कण है वो एक समान वर्तीय गति कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी जो चाल है वो नियत है, चाल नहीं बदल रही, तो इसका कोई स्पर्श रेखीय त्वरण नहीं है।
जैसे इस बिंदु पर पार्टिकल है तो उसका त्वरण हमेशा केंद्र की ओर रहता है। ये देखिए दोस्तों, ये एक तरीके से असमान सदिश है, इसकी दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल रही है। जैसे ये अगले ही बिंदु पर यहां आ जाएगा तो उसके केंद्र की ओर, कुछ क्षण बाद में ये यहां पर आएगा तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, कुछ क्षण बाद में इधर आएगा तो इसकी दिशा इधर होगी। तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहां पर इसकी दिशा इधर, इस बिंदु पर इसकी दिशा इधर, फिर यहां पर आता है तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। तो ये वाला सदिश है त्वरण सदिश, इस वाले त्वरण सदिश से निरस्त हो जाएगा, ये वाला है इससे निरस्त हो जाएगा। एक पूरे चक्कर के अंदर ये जो सदिश है केंद्र की ओर होते हैं वो एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, तथा पूरे एक चक्कर के अंदर जो त्वरण सदिश है, औसत त्वरण सदिश है, वो एक शून्य सदिश होता है। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी सही है, सत्य है दोस्तों। तो एक समान त्वरित गति के लिए ही ये सत्य है, अन्यथा ये सत्य नहीं होगा। और ये एक समान त्वरित गति यदि होती तो ये स्टेटमेंट भी सत्य होता, और इस स्थिति में वर्तीय गति में ये असत्य है, गलत है, फॉल्स है। अब दोस्तों हम देखेंगे 20वां क्वेश्चन। एनसीईआरटी जो पाठ्य पुस्तक है चौथे चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज का 20वां जो क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं अब कि किसी कण का स्थिति सदिश निम्न प्रकार है। आर वेक्टर की वैल्यू हमारे को टी के पदों में दे रखी है, आई जे के केप के टर्म्स में दे रखी है दोस्तों। इसको समझेंगे आप सर्वप्रथम। ये आर वेक्टर है 3t आई केप माइनस 2t स्क्वेयर जे केप प्लस 4k केप मीटर में दे रखा है। यहां पर हमारे को क्वेश्चन में बता रखा है कि जो t है वो सेकंड में है और सभी गुणकों के मात्रक इस प्रकार से है कि r मीटर में है, r मीटर में है, t सेकंड में है, इस तरीके से बता रखा है। तो समय सेकंड में लिया गया है और जो स्थिति या जो विस्थापन है वो मीटर में लिया गया है। हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर पहले पार्ट में पूछा है कि कण का वेग क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। वेग और एक्सेलरेशन हमारे को फाइंड आउट यहां पर करना है। ए पार्ट का जो हल है वो देखिए, सर्वप्रथम हमारे को v ज्ञात करना है। v वेक्टर बराबर होता है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। आर की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे दोस्तों। आर की जो वैल्यू है वो है 3t आई केप माइनस 2t स्क्वेयर जे केप प्लस 4k केप, ये है दोस्तों। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा आपके पास में, देखिए 3 तो कांस्टेंट है ही, और t का अवकलन करेंगे तो t का अवकलन t की घात 1 है, तो 1 t की घात 1 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा। इसका जो डिफरेंशिएशन है दोस्तों, तो 3 गुणा 1, ये यहां पर आ गया आई कैप, फिर माइनस में 2 एजीडीज रह गया। टी स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 2t, ये जे केप एजीडीज पड़ा रहेगा। यहां पर टी की कोई पद नहीं है, टर्म नहीं है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा दोस्तों। तो वेग का जो मान है दोस्तों हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है, यहां से तो निकल कर आ रहा है 3 आई केप, यहां से निकल कर आ रहा है माइनस में 4t जे केप, 4t जे केप निकल कर आ रहा है। हमने यहां पर निकाला है कण का वेग। तो देखिए दोस्तों, जो स्थिति सदिश है उसका आप टी के रेस्पेक्ट जब डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपके पास में वेलोसिटी आ जाएगी। ए पार्ट में ही हमारे को एक्सेलरेशन पूछा है, ए वेक्टर पूछा है। ए वेक्टर होता है दोस्तों डी वी वेक्टर बाई डी टी। यहां पर v की वैल्यू हम पुट कर देंगे। v की वैल्यू ये है दोस्तों, ये v वेक्टर है, v का मान हमने अभी अभी निकाला है 3 आई केप माइनस 4t जे केप। तो यहां पर आप देखिए दोस्तों कि इसमें कोई t का पद नहीं है, ये कांस्टेंट की भांति काम कर रहा है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा। यहां पर -4 कांस्टेंट के रूप में और t का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 हो जाएगा, ये यहां पर जे केप आएगा। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है -4 जे केप आ जाएगी, -4 जे केप प्राप्त होगी दोस्तों। अब ये था हमारे पास में ए पार्ट। अब हम बात करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट यहां पर है t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग क्या होगा, कण का वेग का परिमाण पूछा है और उसकी दिशा भी पूछी है। तो देखिए दोस्तों, t बराबर 2 रखने पर इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 में t बराबर 2 रखने पर, समीकरण जो 1 हमने इस क्वेश्चन के अंदर दी है
में t बराबर 2 सेकंड रखने पर 2 सेकंड रखेंगे तो v वेक्टर इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है, यहां से आप ध्यान देंगे 3i केप, यहां पर 2 पुट कर देंगे तो माइनस का 8 जे केप आ जाएगा दोस्तों, और इसका जो मान आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। हमारे को ये पूछा वेग का परिमाण, तो वेग का जो परिमाण होता है वो आई केप और जे केप के पदों में दे रखा है। तो दोस्तों आई केप के गुणांक का वर्ग प्लस जे केप के गुणांक का वर्ग, फिर उसका अंडरूट कर देंगे तो इसका परिमाण आ जाएगा। ये दोनों लंबवत सदिश है, इसलिए इनके आई केप और जे केप के गुणांकों का वर्ग करके अंडरूट कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर फिर प्लस में माइनस 8 का स्क्वायर का रूट, तो 3 का जो स्क्वायर है वो 9, 8 का जो स्क्वायर है वो 64 का रूट, तो यहां पर हमारे पास में अंडरूट में 73 आ गया है, इसकी वैल्यू आ गई है मीटर प्रति सेकंड में। दोस्तों इसके साथ में हमारे को वेग की दिशा भी पूछी है। जो वेग की दिशा है वो क्या आएगी, देखिए दोस्तों यहां से tan इनवर्स आई केप जो जे केप का गुणांक, तो जे केप का जो गुणांक है दोस्तों यहां से आप देखेंगे इस स्थिति के अंदर जे केप का जो गुणांक है वो है माइनस में 8, तो यदि यहां पर परिमाण लिखें तो 8 आ जाएगा, और आई केप का जो गुणांक है वो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में जो वेग है उसकी दिशा आ जाएगी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 8/3 आ जाएगा। दोस्तों इसको आप अच्छे से और भी समझ सकते हैं कि ये हमारे पास में, जैसे मैं इसको थोड़ा सा यहां से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझेंगे दोस्तों। इस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इस तरीके से है दोस्तों कि आई केप, जो आई केप डायरेक्शन है उसके अंदर तो उसका जो परिमाण है वो है 3 इकाई है, और इस डायरेक्शन में यहां पर इसको आप ऐसे समझ लीजिए दोस्तों कि v वेक्टर बराबर v अक्स आई केप प्लस में होता है vy जे केप। तो इस स्थिति में tan थीटा बराबर आएगा, जैसे यहां पर ये तो है vy, ये है v अक्स, तो vy बट्टे में v अक्स होता है। तो इसी तरीके से ही यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे vy की जो वैल्यू है दोस्तों वो है माइनस में 8, चाहे तो आप माइनस में 8 ही पुट कर दीजिए, माइनस में 8 रहेगी, और vx की जो वैल्यू है वो है 3, तो यहां पर थीटा बराबर हमारे पास में आ गया है दोस्तों, थीटा इक्वल टू हमारे पास में जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो है tan इनवर्स माइनस में 8/3 आ चुकी है दोस्तों। यहां पर परिमाण सहित पुट करें तो ज्यादा बेटर रहता है, इसलिए यहां पर इसका परिमाण ले लेंगे, यहां पर भी इसका परिमाण ले लेंगे तो 8/3 रह जाएगा। तो ये था 20वां एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे दोस्तों क्या है। दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर अगला जो क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए दोस्तों पहले सुन लेंगे यहाँ पे कि कोई कण t बराबर 0 क्षण पर मूल बिंदु से 10 जे मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है तथा अक्स वाई समतल में एक समान त्वरण 8 आई के प्लस 2 जे के मीटर प्रति सेकंड से गति करता है। किस क्षण पर कण का अक्स निर्देशांक 16 मीटर होगा, इसी समय इसका वाई निर्देशांक कितना होगा, इस क्षण पर कण की चाल क्या होगी। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को दे रखा है जो 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, समझेंगे। 21वें क्वेश्चन के अंदर हमारे को बता रखा है कि t बराबर 0 पर, t बराबर 0 का मतलब हो गया प्रारंभ में, जब प्रारंभिक स्थिति के ऊपर ये है हमारे को बता रखा है कि जब t बराबर 0 है तो उस स्थिति में जो वेग है प्रारंभिक वेग वो हमारे को बता रखा है 10 जे के मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। कण है वो अक्स वाई समतल में एक समान त्वरण से गति कर रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमारे को दे रखी है कि जो त्वरण है वो है 8 आई केप प्लस 2 जे केप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है। इसके अंदर भी दो पार्ट हैं दोस्तों। पहला जो पार्ट है वो हमारे को इसने पूछा है कि किस क्षण पर कण का अक्स निर्देशांक, जो अक्स निर्देशांक है वो 16 मीटर होगा, इसी समय इसका वाई निर्देशांक
कितना होगा। पहले तो हमारे को ये पूछा है कि अक्ष निर्देशांक कौन से टाइम पर होगा, ए पार्ट में। तो अक्ष की वैल्यू है वो 16 मीटर दे रखी है, 16 मीटर, और हमारे को ये पूछा है समय क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हम गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे। गति के द्वितीय समीकरण से गति का जो दूसरा समीकरण है वो होता है एस वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये होता है दोस्तों। और गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग करते हुए हम यहां पर अक्ष की वैल्यू में 16 मीटर पुट कर दूंगा। जो u है हमारे पास में अक्ष दिशा में, इसका जो घटक है वो क्या हो जाएगा, अक्ष दिशा में जो घटक है दोस्तों, या तो आप पहले इनकी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, अक्ष और आई कैप और जे कैप के गुणांकों की तुलना कर लीजिए। दोनों में से एक तरीका यहां पर हम अपना लेंगे यहां पर दोस्तों। तो देखिए, जो एस वेक्टर है इसको मैं लिख दूं अक्ष आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये मैंने एस वेक्टर को लिखा है अक्ष आई कैप प्लस वाई जे कैप स्थिति को। फिर बराबर में u की जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारे को, वैसे तो इसको लिखने का तरीका तो है u अक्ष आई कैप प्लस यू वाई जे कैप इंटू में t, फिर प्लस में 1/2, ये हमारे पास में आ जाएगा a अक्ष आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी स्क्वायर। आई कैप और जे कैप के गुणांकों की तुलना करके हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या मैं इसमें सीधी ही वैल्यू पुट कर दूंगा दोस्तों। मैं इसमें सीधी वैल्यू यहां पर पुट करूं तो देखिए, यहां से मैं इसकी वैल्यू तो हमारे पास में 16 आई कैप, फिर प्लस में वाई की वैल्यू हमें नहीं पता और न ही हमारे को यहां पर चाहिए। तो यू अक्ष की वैल्यु यहां पर 0 है, या पूरा जो u है उसकी वैल्यू ही हमारे पास में है 10 जे कैप इंटू टी, फिर प्लस में 1/2। एक की जो वैल्यू है दोस्तों वो है हमारे पास में 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप इंटू टी स्क्वायर। यहां से आई कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, आई कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों ओर से हम आई कैप के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं, तो हमारे पास में यहां से आई कैप का गुणांक है वो 16, यहां पर आई कैप का गुणांक 0 है दोस्तों, और यहां पर जो आई कैप का गुणांक है 1/2 तो है ही, ये 8 है ही, आई कैप का गुणांक यहां पर टी स्क्वायर भी है। तो 16 बराबर यहां पर इसमें भाग लगाएंगे तो 4 टी स्क्वायर, तो 4 बराबर आ गया टी स्क्वायर, टी बराबर आ गया है 2 सेकंड दोस्तों। टी इक्वल टू हमारे पास में यहां से सॉल्यूशन निकल गया है 2 सेकंड। जब t बराबर 2 सेकंड होता है, यहां से आप y कैप के जो गुणांक, j कैप के जो गुणांक हैं उनकी भी आप तुलना कर लीजिए और t की वैल्यू 2 सेकंड यहां पर पुट कर दीजिए। तो j कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, j कैप के गुणांकों की जब तुलना करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा कि तुलना से यहां पर j कैप का जो गुणांक है वो है y बराबर, यहां पर जे कैप का गुणांक है वो है 10 टी, यहां पर देखिए दोस्तों 1/2, जे कैप का गुणांक है 2 और टी स्क्वायर 2 टी स्क्वायर। इसी क्षण पर हमारे को y निर्देशांक पूछा है, तो इसी क्षण का मतलब हो गया कि उसी समय पर, मतलब t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड रख देंगे इसमें, तो 10 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 2 गुणा 2 का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 20, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये आ गया हमारे पास में 24 मीटर। तो जब x बराबर 16 मीटर है तो y बराबर उसी क्षण पर 24 मीटर होगा दोस्तों। ये था इसका a पार्ट। अब 21वें क्वेश्चन का जो b पार्ट है वो हमारे को पूछा है, इस क्षण पर कण की चाल क्या होगी। इसी क्षण पर, इसी क्षण का मतलब हो गया t बराबर 2 सेकंड पर कण की चाल हमारे को पूछी है। देखिए दोस्तों, हमारे को यहां पर कण की चाल फाइंड आउट करना है,
तो जो वेग का फॉर्मूला है v वेक्टर बराबर होता है u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। तो हमारे को इस क्षण पर कण की चाल कितनी होगी, ये हमारे पास में सॉल्यूशन है। इसमें t बराबर 2 सेकंड पूछा है, u दे रखा है, a दे रखा है, v वेक्टर हमारे पास u की वैल्यू रख दीजिए यहां से 10 jk प्लस a की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी है 8 ik प्लस 2 jk इंटू टी की वैल्यू भी मैं यहां पर पुट कर देता हूं 2। तो 10 jk प्लस 16 ik प्लस 4 jk, तो 16 ik प्लस 14 jk, ये हमारे पास में वेग का फॉर्मूला आ गया है दोस्तों। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में ही होगी। यहां से यदि हम इसका परिमाण फाइंड आउट करना चाहें तो परिमाण भी यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो v इक्वल टू हो जाएगा v वेक्टर के मोड के इक्वल, जो कि क्या आएगा दोस्तों i कैप के गुणांक का वर्ग j कैप के गुणांक का वर्ग, फिर उनका जोड़ करके इंक्लूड कर देंगे। तो 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो जो 16 का स्क्वायर है 14 का जो स्क्वायर है इनको स्क्वायर करके जोड़ देंगे, फिर इंक्लूड कर लेंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा दोस्तों v की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो यहां से हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, यहां पर ध्यान देंगे v इक्वल टू 16 का जो इंक्लूड होता है वो 256, यहां से 256 प्लस 196, तो कितना निकल कर आ रहा है यहां पर आप देखेंगे कि इसमें हम 200 और ऐड कर देंगे तो 404 कम कर देंगे 452 हमारे पास में निकल कर आ गया है दोस्तों। यदि 441 होता तो ये 21 का इंक्लूड होता, और 484 होता तो ये 22 का इंक्लूड होता। तो ये लगभग जो इंक्लूड है वो 21.3 के समथिंग हम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने ये लगभग वैल्यू लिखी है, एग्जैक्ट नहीं लिखी है। 21.3 21.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जो पार्टिकल है वो गति करेगा दोस्तों। ये था 21वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे हम देखेंगे 22वां क्वेश्चन दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 22वां जो हमारा क्वेश्चन है वो बोर्ड पर मैंने छाप रखा है कि आई कैप और जे कैप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश है। तो हमारे को आई कैप प्लस जे कैप और आई कैप माइनस जे कैप का परिमाण ज्ञात करना है, इनकी दिशा ज्ञात करनी है। इसके साथ में हमारे को एक सदिश दे रखा है ए वेक्टर इक्वल टू 2 ik प्लस 3 jk, इसका इस डायरेक्शन में तथा इस डायरेक्शन के अनुदिश घटक ज्ञात करना है दोस्तों। सबसे पहले तो हम आई कैप प्लस जे कैप इनका परिमाण फाइंड आउट करते हैं। तो आई कैप प्लस जे कैप का जो परिमाण है दोस्तों, तो वैसे परिमाण निकालने का जो तरीका है वो ये है कि आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग का रूट, या आप ऐसे कर सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का रूट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बात वही निकल कर आएगी। तो आई कैप का गुणांक यहां पर 1, तो 1 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक 1, तो 1 का स्क्वायर का रूट, तो यहां से 1 प्लस 1 का रूट आएगा और 1 प्लस 1 हो जाएगा अंडरूट 2। तो इस का जो परिमाण है वो आएगा अंडरूट 2। आई कैप माइनस जे कैप, इसका जो परिमाण है वो कितना आएगा, आई कैप का गुणांक का वर्ग तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का रूट, तो यह भी आ जाएगा 1 प्लस 1 अंडरूट 2, दोनों का परिमाण समान है। अब इनकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन भी दोस्तों हम जो tan अल्फा वाला फॉर्मूला है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। दो सदिशों का परिणामी का जो डायरेक्शन है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर इनकी जो दिशा है वो ज्ञात करने का तरीका मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हम इनकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको ग्राफी विधि के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये हमारे पास में है आई कैप, ये हमारे पास में है जे कैप, इसका जो परिमाण है वो है 1, इसका भी परिमाण है 1, और इन दोनों का जो परिणामी है वो दोस्तों इस दिशा में होगा
और वो √2 उसकी वैल्यू है, √2 उसका परिमाण है दोस्तों। ये जे कैप है, ये आई कैप है। अब यहां से यदि हम इस ग्राफ से देखें तो इस भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई सेम है तथा ये एक वर्ग बनेगा और ये यहां से 45 डिग्री के कोण पर होगा। ये यहां पर कितने डिग्री के कोण पर होगा दोस्तों? 45 डिग्री के कोण पर होगा। यदि मैं अल्फा वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करूं तो अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। यहां पर P और Q की वैल्यू तो एक एक है और जो थीटा है वो 90 डिग्री है, तो यहां पर हम पुट कर देंगे अल्फा बराबर, तो tan इनवर्स यहां से Q साइन थीटा, तो एक, इसका परिमाण है वो एक हो जाएगा, Q की वैल्यू एक है हमारे पास में, तो यहां से साइन थीटा, तो साइन 90 आ गया दोस्तों। फिर यहां पर हमारे पास में इसकी वैल्यू भी एक प्लस एक कोस 90, और कोस 90 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 0, तो tan इनवर्स यहां पर ऊपर एक रह जाएगा, नीचे एक रह जाएगा, tan इनवर्स एक आ गया, या tan अल्फा बराबर एक आ गया, जो कि अल्फा बराबर 45 डिग्री के बराबर होगा। आई कैप से ये 45 डिग्री के एंगल पर होगा दोस्तों। आई कैप की डायरेक्शन से 45 डिग्री के एंगल पर इसकी डायरेक्शन होगी। इस डायरेक्शन में है आई कैप प्लस जे कैप दोस्तों। अब हमारे को इसकी डायरेक्शन भी ज्ञात करनी है, परिमाण तो उतना ही है। देखिए आई कैप इधर है तो माइनस में जे कैप इधर होगा, और सेम विधि से आप इसका भी परिमाण इस डायरेक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। इसका जो परिमाण है वो -2 और इसका जो सदिश की वैल्यू है वो है आई कैप माइनस जे कैप। देखिए दोस्तों, इसी फॉर्मूले के अंदर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कि यहां पर इसका जो आई कैप जे कैप का जो गुणांक है वो -1 आ जाएगा, या आप ये समझेंगे कि आई कैप और माइनस जे कैप के बीच का एंगल यहां पर क्यों इस तरफ है, बट यहां पर इधर से 45 डिग्री के एंगल पर हमारे पास में आई कैप माइनस जे कैप की डायरेक्शन होगी। अब हमारे को यहां पर फाइंड आउट करना है कि इस सदिश के घटक, इस दिशा में घटक क्या होगा और इस दिशा में घटक क्या होगा। मैं आपको थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट के बारे में याद दिलाता हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है दोस्तों ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड cos थीटा। इसको हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी cos थीटा पुट कर सकते हैं। जैसे एक का हम घटक की बात करें तो एक के जो घटक होंगे वो होंगे एक का जैसे इस तरीके से है ए सदिश, ये एंगल यदि थीटा है, ये एंगल हमारे पास में है, ये यहां पर हमारे पास में है बी। यदि ए और बी के बीच का एंगल हम थीटा यहां पर कंसीडर कर लें तो एक का इस डायरेक्शन में जो घटक होगा वो हो जाएगा ए कोस थीटा। तो जो ए कोस थीटा यहां पर होगा दोस्तों, ए कोस थीटा वो होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का परिमाण है दोस्तों, यहां पर ए कोस थीटा निकल जाएगा। अब यहां पर हमारे पास में जो बी है वो एक बार तो ये लेंगे और एक बार बी ये लेंगे, ए का मान ये है ही। तो देखिए दोस्तों, ए वेक्टर का आई कैप प्लस जे कैप की दिशा में घटक, तो उसके लिए हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, तो आई कैप प्लस जे कैप की दिशा में जो घटक है वो है ए कोस थीटा बराबर ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप। मैं इसी फॉर्मूले का प्रयोग कर रहा हूं, डॉट बी कैप के स्थान पर यहां पर है आई कैप प्लस जे कैप। फिर यहां पर जो बी है वो ये वाली वैल्यू है दोस्तों, बी ये वाली वैल्यू है। इसका परिमाण आई कैप प्लस जे कैप का जो परिमाण है वो हमने अभी फाइंड आउट किया था √2। तो यहां से क्या निकल कर आएगा, इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा,
यहां से ये, चलो मैं एक बार पूरा ही करके दिखा रहा हूं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 आई केप डॉट आई केप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2 आई केप डॉट जे केप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3 जे केप डॉट आई केप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जे केप डॉट जे केप, बट्टे में हमारे पास में √2 चल ही रहा है। एक कोस थीटा हमें फाइंड आउट करना है। आई केप डॉट आई केप 1 हो जाएगा तो ये 2 रह गया, ये 0 हो जाएगा दोस्तों। फिर ये भी जे केप डॉट आई केप भी 0 हो जाएगा, जे केप डॉट जे केप 1 हो जाएगा तो 3 रह गया, √2 रह गया, 2 + 3 ये आ गया 5 और ये √ में 2। तो हमारे पास में इसका आई केप प्लस जे केप की दिशा में जो घटक है वो आएगा 5/√2, 5/√2 हमारे पास में इसका घटक आएगा। इसी तरीके से ही हमें इसका जो दूसरा वाला घटक है, दूसरा इस डायरेक्शन में भी घटक फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे दूसरे घटक के लिए मैं यहां पर पुट कर रहा हूं ए वेक्टर का आई केप माइनस जे केप की दिशा में घटक। तो अब की बार भी हमारे को एक कोस थीटा निकालना है, बट अब की बार बी ये है, बी वेक्टर ये है। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, 2 आई केप प्लस 3 जे केप डॉट, अब की बार जो बी वेक्टर है वो हमारे पास में है आई केप माइनस जे केप, ये डॉट चल ही रहा है, बटे में बी वेक्टर का परिमाण वो हमारे पास में 2 आ जाएगा। तो ए कोस थीटा बराबर, यहां से इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2, यहां से इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस में 3, √ में 2 पढ़ाई है तो माइनस में 1 बटे में √2 इसका घटक आएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने सर्वप्रथम इन दोनों का परिमाण निकाला, फिर इनकी डायरेक्शन निकाली। वो हमने बता दी कि आई केप की डायरेक्शन से 45 डिग्री के इधर एंगल पर आई केप प्लस जे केप, इससे इधर 45 डिग्री के एंगल पर आई केप माइनस जे केप। इसके साथ में हमने ये देखा कि जो ए वेक्टर है उसका इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में घटक क्या होगा उसका परिमाण हमने यहां पर बताया है दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 23वां क्वेश्चन। तो अब यहां पर हम 23वां क्वेश्चन लेकर चलेंगे। 23वें क्वेश्चन के अंदर हमारे को कुछ सूत्र बता रखे हैं और ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, सत्य असत्य बताना है। सर्वप्रथम हमारे को वेग का औसत का सूत्र बता रखा है, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग का औसत। देखिए वेग का औसत का सूत्र होता है कि कुल विस्थापन बट्टे में कुल समय, जबकि यहां पर प्रारंभिक और अंतिम वेगों का औसत दे रखा है जो कि गलत है दोस्तों। ये जो दूसरा पार्ट है उसमें कुल विस्थापन दे रखा है, अंतिम बिंदु की स्थिति प्रारंभिक बिंदु की स्थिति दोनों का जो अंतर है वो कुल विस्थापन, ये आ गया कुल समय। तो ये वाला जो सूत्र है फॉर्मूला है वो सही है। ये हमारे को t समय पर वेग, ये 0 समय पर वेग, ये है a × t, ये गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at की भांति। यहां पर ये है t समय पर वेग, ये 0 समय पर वेग, a के स्थान पर a, t के स्थान पर t। इसका मतलब हो गया कि ये वाला फॉर्मूला सही है। ये हमारे पास में देखिए दोस्तों क्या है, गति का दूसरा समीकरण है ut प्लस 1/2 at²। s के स्थान पर इन्होंने क्या किया है, सदिश के रूप में लिखने के लिए r माइनस r t समय पर माइनस में r 0 समय पर बराबर v 0 × t प्लस में 1/2 a × t²। यही फॉर्मूला यहां पर है दोस्तों। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। औसत वेग का जो फॉर्मूला है वो देखिए, कुल वेग तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के वेग में कुल परिवर्तन बटे में कुल समय, तो ये औसत वेग का फॉर्मूला भी सही है दोस्तों। तो यहां पर जो पहला जो फॉर्मूला है वो गलत है, बाकी के जो फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूले सही है दोस्तों। इसके बाद में हम जो 24वां क्वेश्चन है वो देखेंगे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा कारण एवं उदाहरण सहित बताइए कि इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। इसमें हमारे को बता रखा है कि अदिश राशि वह है जो संरक्षित रहती है। तो संरक्षित रहे अदिश राशि, 24वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको।
जरूरी नहीं है। जैसे हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। इसके अंदर जो बी पार्ट है वो हमारे को पूछा है कि जो अदिश राशि होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। अदिश राशियां ऋणात्मक हो सकती है। जैसे हम बात करें आवेश की, तो आवेश ऋणात्मक भी पाया जाता है, विभव भी ऋणात्मक पाया जाता है, तो अदिश राशियां ऋणात्मक हो सकती है। फिर इसमें पूछा है विमाहीन, तो अदिश राशियां क्या विमाहीन होती है? तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों, अदिश राशियां विमाहीन नहीं होती। जैसे मैं बात करूं आवेश की, तो आवेश है वो विमाहीन नहीं होता, A1 T1 उसकी विमा होती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं दोस्तों। चौथा इसका जो पार्ट है डी पार्ट, कि किसी स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच नहीं बदलती है, तो अदिश राशियां हैं वो बदल सकती है। अदिश राशियों का परिमाण चेंज हो सकता है, एक बिंदु पर दूसरे बिंदु पर जाने पर अदिश राशियों का परिमाण बदल जाता है। जैसे हम एक बिंदु से विभव की वैल्यू ज्ञात करें, तो एक बिंदु पर अलग है, दूसरे बिंदु पर विभव अलग होता है, तो उसकी वैल्यू बदल सकती है, उसमें परिवर्तन आ सकता है। जो ई पार्ट है यहां पर, कि उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न क्यों ना हो। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे यहां पर कोई अदिश राशि की वैल्यू है, जैसे मैं द्रव्यमान ही कंसीडर कर लूं कि एक पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो यहां से देखने वाले पिंड के व्यक्ति के लिए इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम, यहां से देखने वाले पिंड के लिए भी इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम, इस बिंदु से देखने वाले व्यक्ति के लिए भी 5 किलोग्राम, सभी लोगों के लिए ये 5 किलोग्राम ही होगा। तो सभी विन्यासों में जो अदिश राशि है वो सेम रहती है, तो ये वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे 25वां क्वेश्चन। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास में, कि एक वायुयान है वो 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन बिंदु पर वायुयान की 10 सेकंड में जो दूरी है वो 30 डिग्री का कोण बना लेती है, तो वायुयान की चाल क्या होगी? हमारे को वायुयान की चाल पूछी है। मैं एक डायग्राम का निर्माण यहां पर कर रहा हूं कि वायुयान की इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रारंभिक स्थिति ए, अंतिम स्थिति बी, और ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री का। यहां से मैं इसके ऊपर एक लंब डाल रहा हूं, ये वाला बिंदु में ओडेस ले लेता हूं, ये एंगल 15 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला एंगल 15 डिग्री का हो जाएगा, और ये जो टोटल एंगल है वो हमारे को क्वेश्चन में 30 डिग्री का बता रखा है। ओ से लेकर ओडेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3400 मीटर बता रखी है। हमारे को ए से बी तक जो पार्टिकल जाता है उसमें लगा जो समय है वो 10 सेकंड दे रखा है। हमारे को ए से बी तक की दूरी ज्ञात करनी है। ए से बी तक की दूरी निकल जाएगी तो हम चाल निकालेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय, तो ए बी निकालना है। समय हमारे को 10 सेकंड दे रखा है। तो इस ट्राइंगल के अंदर मैं टेन थीटा अप्लाई कर रहा हूं, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार। तो इस ट्राइंगल के अंदर लंब हमारे को ए ओडेस दे रखा है, आधार ओ ओडेस दे रखा है। ए ओ की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो ए ओडेस बराबर आ जाएगा ओ ओडेस टेन थीटा। देखिए दोस्तों यहां पर ए ओडेस जितना है उतना ही ओडेस बी है, तो ए बी है वो हमारे पास में है ए ओडेस प्लस में ओडेस बी, तो ए ओडेस है वो है ओ ओडेस टेन थीटा। तो ये दोनों सेम है इसलिए 2 टाइम्स हो जाएगा। वायुयान का जो वेग है वेग बराबर होता है दूरी बट्टे में समय। दूरी है वो हमारे पास में है 2 गुणा में ओ ओडेस टेन 15 डिग्री अपॉन टी है वो है 10। ओ ओडेस की वैल्यू यहां पर मैं पुट कर देता हूं दोस्तों। मैं यहां चलो एक स्टेप आगे में पुट कर रहा हूं। 2 गुणा में 3400 गुणा में 10 15 की वैल्यू हम 10 की टेबल में देखकर यहां पर पुट कर देंगे। 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो वेलोसिटी है वो आएगी 680 इंटू 10 15 डिग्री मीटर प्रति सेकंड में इसकी वैल्यू आ जाएगी। 10 15 का मान रखकर 680 से मल्टीप्लाई करते इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। मीटर प्रति सेकंड में इसका सॉल्यूशन
आ जाएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो भी हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।